अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जीनियस कोचिंग सेंटर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नील बोहर एटॉमिक मॉडल या सिंपल बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसके पोस्टुलेट, उसके ऑब्जर्वेशन और सब कुछ, उसके डिफेक्ट्स भी हम पढ़ चुके हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का अलग लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में, उसके डिफेक्ट्स उसका शॉर्ट क्वेश्चन अलग आता है, या ऐसे भी कि उसके पोस्टुलेट या उसका कोई पार्ट ऑब्जर्वेशन जो है या एक्सपेरिमेंट वो ले ले शॉर्ट क्वेश्चन में, लेकिन पूरा जो है वो लॉन्ग में आता है। इसी तरह ये इसके पोस्टुलेट्स और इसका मॉडल ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, या इसके जो डिफेक्ट्स है या जो ड्रॉबैक्स है वो अलग शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इसलिए आइए स्टार्ट लेते हैं आज का लेक्चर। पढ़ेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर एटॉमिक मॉडल जो है प्रेजेंटेड बाय, या आप लोग इंट्रोडक्शन लिख ले, दिस मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय नील बोहर इन 1913। नील बोहर ने 1913 में ये मॉडल प्रेजेंट किया था। बेस्ड ऑन, इसके लिए बुनियाद क्या है, हर चीज, हर मॉडल जो है या जो भी थ्योरी जो है उसके लिए बुनियाद जरूर होता है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है ये बेस करता है क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी हम बाद में पढ़ने वाले हैं। इसके लिए बुनियाद क्या है? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी, ये उस पे बेस करता है। ये इसका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का बुनियाद जो है वो इस थ्योरी पे है। इसके बाद एस्पेक्ट्स, मतलब इसके इंपॉर्टेंस जो है आप लोग लिख सकते हैं, इसके फवायद क्या है। तो ये जो एमसीक्यू में आप लोग से पूछ सकते हैं, which of the following is two folded model, रदरफोर्ड बोहर, साथ में कोई और भी हो सकता है। तो बुक में क्लियर कट मेंशन है कि ये टू फोल्डेड मॉडल है। टू इसके क्या है, टू फोल्ड्स है। एक फोल्ड में हम चीज को फोल्ड करते हैं ना, तो एक फोल्ड उसके बाद दूसरा फोल्ड। तो एक फोल्ड में इसने दिस इज टू फोल्डेड मॉडल। सबसे पहले एक फोल्ड में ही एक्सप्लेन्ड या ही रिमूव्ड द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल में जो ड्रॉबैक्स मौजूद थे पहले फोल्ड में नील बोहर ने वही एक्सप्लेन किए थे। रदरफोर्ड के ड्रॉबैक जो है उसने खत्म कर दिया या उसको वाज़ेह इसने कर दिया पहले फोल्ड में। दूसरे में उसने क्या किया? एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। स्पेक्ट्रम कौन सा था? कल हम पढ़ चुके थे कि रदरफोर्ड मॉडल के मुताबिक जो है स्पेक्ट्रम जो प्रोड्यूस होगा वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा। तो कंटिन्यूअस नहीं है रियलिटी में, वो लाइन स्पेक्ट्रम है। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन वाज एक्सप्लेन्ड बाय और नील बोहर एटॉमिक मॉडल। ये एमसीक्यू अगर इन केस आ जाए तो आप लोगों ने इसको गलत नहीं करना। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके पोस्टुलेट या मेन पॉइंट्स, और राइट डाउन मेन पॉइंट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो यही होंगे, तीन है, इसके बाद मजीद कर लेते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड ऑर्बिट, इसने बता दिया कि ये जो न्यूक्लियस है इसके इर्द गिर्द फिक्स सर्कुलर पाथ है। क्या है? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है तो इसके इर्द गिर्द जो है फिक्स डिस्टेंस पे एक पाथ है, फिर दूसरा पाथ, फिर तीसरा पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इन पाथ्स को, ये जो रास्ते हैं फिक्स सर्कुलर जो रास्ते हैं, इसको रदरफोर्ड ने क्या नाम, नील बोहर ने क्या नाम दिया था? ऑर्बिट का नाम दिया था। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। जिस रास्तों में या जिस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उस रास्ते का नाम क्या है या उन रास्तों के नेम्स क्या है? ऑर्बिट्स। सही है। उसके बाद एनर्जी शेल्स, ये जो ऑर्बिट्स है, अच्छा ये एक ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट, दूसरा, इसी तरह तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट। आप लोग इसको प्रॉपर सर्कुलर पे ड्रा करेंगे कंपास से। तो ये फिक्स ऑर्बिट जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पाए जाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इसके बाद एनर्जी शेल, ईच ऑर्बिट हैज फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड hence we call it energy level। अब हर ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी ऑर्बिट्स हैं, हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है या कांस्टेंट है। इस वजह से इन ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, और इसको हम लेबल करते हैं या इसको हम नेम देते हैं। पहले ऑर्बिट का जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है उसका नाम क्या है? के है। दूसरे ऑर्बिट का नाम एल है। तीसरे ऑर्बिट का नाम एम है। चौथे ऑर्बिट का नाम क्या है? के। दूसरे ऑर्बिट का क्या नाम है? एल। तीसरे का एम एन ऐसे। ये जो ऑर्बिट्स है इनकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, और इसको हम जो है लेबल करते हैं एच के एल एम एन ओ पी एंड सो ऑन, इस तरह। इसके बाद क्वांटम नंबर, ईच ऑर्बिट इज असाइंड एन इंटीजर कॉल्ड क्वांटम नंबर। हर एक ऑर्बिट को जो है हम एक नंबर असाइन करते हैं जिसको हम क्वांटम नंबर कहते हैं। क्वांटम नंबर जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके चार क्वांटम नंबर्स है। एक एक को जो है डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे बाद में। अभी के लिए हम जो है इसका सिर्फ नाम जो है वो याद रखेंगे कि हर ऑर्बिट को के है, एल है, एम है, जो जो भी ऑर्बिट्स है, हर एक को एक इंटीजर असाइन हुआ है, उसको एक इंटीजर से डिनोट किया गया है या उसको एक इंटीजर मिला है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर्स कहते हैं। पहले के लिए
के ऑर्बिट के लिए क्वांटम नंबर 1 है, एल के लिए क्वांटम नंबर 2 है, एम के लिए क्वांटम नंबर 3 एंड सो ऑन। अगर एमसीक्यूज में पूछेंगे कि क्वांटम नंबर 2 इज असाइंड, तो किसको असाइन किया गया है, या ऑर्बिट नंबर कौन से को, एल ऑर्बिट को जो है 2 से असाइन किया गया है एंड सो ऑन। पोस्टुलेट नंबर 4, कांस्टेंट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन डू नॉट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी until इट इज प्रेजेंट इन फिक्स एनर्जी लेवल। जब तक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी लेवल में मौजूद है, मतलब लेवल एनर्जी लेवल नंबर 1 या ऑर्बिट नंबर 1 या के शेल में जब तक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो वो जब तक वो रिवॉल्व कर रहे हैं वो एनर्जी को लॉस भी नहीं करेंगे, गेन भी नहीं करेंगे। कांस्टेंट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी को एमिट एब्जॉर्ब नहीं करते। पोस्टुलेट नंबर 4। इसके बाद पोस्टुलेट नंबर 5, एनर्जी एब्जॉर्प्शन। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को कब एब्जॉर्ब करेंगे, तो an electron will absorb energy when it jumps from lower energy level to high energy level। डायग्राम मैंने बनाया था, दोबारा बना रहा हूं। अगर इलेक्ट्रॉन जो है, फॉर एग्जांपल ये एनर्जी लेवल नंबर, इसका नाम है के, इसको हम, इसके लिए n की वैल्यू है 1। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है, के में मौजूद है, के शेल में, तो ये जब तक के शेल में है, जब तक ये रिवॉल्व कर रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम ज्यादा ले ले कम ले ले, जब तक ये रिवॉल्व कर रहा है एनर्जी को इमिट भी नहीं करेंगे और एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हाई के से एल में जाना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो फिर वो क्या करेंगे, वो लाजमी एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इस से दूसरे में जाना चाहे, लोअर एनर्जी लेवल से हाई में जाना चाहे, तो ये क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। ब्लू और रेड, रेड का मतलब कि यहाँ पे इसकी एनर्जी हाई है और ब्लू, तो अगर लो से हाई में इलेक्ट्रॉन जाना चाहे तो एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। और अगर क्या हो जाए, एनर्जी इमिशन, अच्छा E1 जो है ये हमारे पास पहला जो के शेल है, इसको हम, इसकी एनर्जी को हम E1 से डिनोट करते हैं, जबकि एल शेल की एनर्जी को हम E2 से डिनोट करेंगे। अगर एल से एम में जाना चाहे तो फिर एल को E1 से, एम को E2 से डिनोट करेंगे। एम से एन में जाना चाहे तो एम को E1 से, एन को E2 से हम डिनोट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में जाना चाहे तो एनर्जी को लाजमी एब्जॉर्ब करेंगे पहले, तब जो है वो जाके लोअर से हाई एनर्जी में ट्रांसफर हो सकते हैं। एनर्जी इमिशन, इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी को इमिट करेंगे, एनर्जी लॉस आप लोग लिख ले, इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी लॉस करते हैं, तो an electron will emit energy when it jumps from higher energy level E2 to lower energy level। अगर हाई से वापस लो में आना चाहे तो ये क्या करेंगे, एनर्जी को इमिट करेंगे। अगर एनर्जी भी मौजूद है, लो में भी आना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं पॉसिबल, क्योंकि वापस जो है वो एनर्जी जब हाई हो तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लो स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो लो में अगर हाई में जाना, लो से हाई में जाना चाहे तो एनर्जी को लाजमी एब्जॉर्ब करेंगे। और अगर वापस हाई से लो में आना चाहे तो एनर्जी को क्या करेंगे, इमिट करेंगे। अच्छा, जो लो से हाई में जाना चाहते हैं, इस प्रोसेस को हम एक्साइटेशन कहते हैं, खुश होना, मतलब सिंपल इंग्लिश में। केमिस्ट्री के इस्तिलाह में लो से हाई में जाने को, लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में ट्रांसफर होना, इसको हम एक्साइटेशन कहते हैं। फिर हाई से लो में वापस आना, इसको डी एक्साइटेशन कहते हैं। अच्छा, नंबर अगला, एनर्जी डिफरेंस, मतलब अगर लो से हाई में जाना चाहे या हाई से लो में आना चाहे तो कितनी एनर्जी है ये इमिट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है कि अगर E2 माइनस E1, ये जो है हाई एनर्जी है, ऑर्बिट ऑफ हाई एनर्जी, और E1 रिप्रेजेंट करते हैं लो एनर्जी वाले ऑर्बिट को। पहले ही मैंने बता दिया कि अगर L से M में जाना चाहे तो L जो है E1 है, M जो है वो क्या है, E2 है। तो हम हाई की एनर्जी से लो की एनर्जी को माइनस कर लेंगे, हमारे पास आंसर कैलकुलेट हो जाते हैं, जो मजीद बराबर है H न्यू का। H V वालों पढ़ लेते हैं, H न्यू है, वैसे न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कितनी फ्रीक्वेंसी से जो है वो, अगर ऑर्बिट में है तो वो कितनी फ्रीक्वेंसी से वो रिवॉल्व कर रहा है, या उसकी फ्रीक्वेंसी जो है इमिशन या एब्जॉर्प्शन की जो फ्रीक्वेंसी है एनर्जी की, वो जो है शो करते हैं। जबकि H जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 6.63 into 10⁻⁻34 और इसका यूनिट है जॉल सेकंड। इसका यूनिट भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लेते हैं, और इसकी वैल्यू जो है ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अक्सर जो है फ्रीक्वेंसी गिवन होती है और वो पूछते हैं कि डेल ई मालूम कर ले, तो फिर आप लोगों ने यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। वी एच की वैल्यू वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो जो पुट करेंगे तो वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। तो ये जॉल सेकंड इसका यूनिट है। जॉल की बजाय कैलोरीज भी एनर्जी का यूनिट है, वो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग फिर इसको फिर कन्वर्ट कर सकते हैं, जॉल को कैलोरीज में, वो कन्वर्जन भी सीख लेंगे।
इसके बाद एनर्जी पैकेट्स, मतलब यहाँ हम पढ़ चुके हैं ना कि इलेक्ट्रॉन लो से हाई में जाना चाहते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, अगर हाई से लो में आना चाहते हैं तो एनर्जी को क्या करेंगे, इमिट करेंगे। तो ये जो इमिशन है या जो एब्जॉर्प्शन है, कल वाली थ्योरी जो वो सॉरी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, उसने बताया था कि एनर्जी इमिशन, एनर्जी मतलब जो इमिट होती है या जो एब्जॉर्ब होती है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। जबकि नील बोहर ने बता दिया कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एनर्जी का जो इमिशन है या जो एब्जॉर्प्शन है ये एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब कि ये जो एनर्जी हम सूरज से हासिल करते हैं या जो जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, जो भी एनर्जी ट्रांसफर है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये एक डिसकंटिन्यूअस, मतलब छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल सनलाइट है ना, सन, तो इससे ये एक पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, ये किसने बताया? उसने। तो एनर्जी जो इमिशन है या जो एब्जॉर्प्शन है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है। एनर्जी इज इमिटेड डिसकंटिन्यूअसली, मतलब इस तरह कंटिन्यू लाइन ऐसे नहीं है, बल्कि इस तरह है, उसने बताया। इसके बाद इमिशन अकर इन पैकेट फॉर्म, ये जो इमिशन है या जो एब्जॉर्प्शन है ये छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, जैसे छोटे छोटे, एक एनर्जी का पैकेट, दूसरा एनर्जी का पैकेट, तीसरा एनर्जी का पैकेट, इस तरह छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में एनर्जी इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है। और इसके अलावा ईच पैकेट इज कॉल्ड क्वांटा या फोटोन। अगर एनर्जी इमिशन जो है वो लाइट सोर्स, फॉर एग्जांपल सूरज है या कोई लाइट या कोई और सोर्स है, तो उस केस में जो छोटा यूनिट है उसको हम फोटोन कहते हैं। लेकिन अगर कोई हीटेड बॉडी है, उससे जो इमिशन होती है, फिर उसको हम क्वांटा या क्वांटम जो है उसको नाम देते हैं। लाइट है तो उसको फोटोन, अगर हीटेड बॉडी से इमिशन हो रही है एनर्जी की तो उसको फिर छोटे छोटे यूनिट्स को हम क्वांटा कहते हैं। इसी तरह जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, एक है लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, दूसरा है एंगुलर मोमेंटम m, P इज इक्वल टू, उसके लिए सिंबल भी फिर अलग है, तो mvr जो है उसका फिर क्या है, एंगुलर मोमेंटम का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, mvr है। तो इन स्टेशनरी ऑर्बिट, जो स्टेशनरी ऑर्बिट है हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम mvr इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। इंटीग्रल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 1.5 और 1.75 इस तरह के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, बल्कि इंटीजर के फॉर्म में ये जो है इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब इस तरह कि mvr बराबर है NH डिवाइडेड बाय 2 पाई का, ये N डिनोट करते हैं 1 2 3 को, और क्या H जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, और 2 पाई ये तो कांस्टेंट वैल्यूज, ड्रॉबैक्स या शॉर्टकमिंग्स। अगर आज पेपर में राइट डाउन इंपॉर्टेंट भी है, फर्स्ट ईयर में भी क्वेश्चन में आता है ये, तो 9 दोनों में आता है ये कि राइट डाउन या डिस्क्राइब द ड्रॉबैक्स या शॉर्टकमिंग्स या डिफेक्ट्स, और तीनों में से अगर कोई भी आ जाए तो आप लोगों को यही लिखेंगे, डिफाइन या एक्सप्लेन या जो भी तो यही आप लोग लिख देंगे। सबसे पहले शेप ऑफ द ऑर्बिट, उसने बताया था रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स सर्कुलर पाथ, तो याद रखिए सर्कल, फिक्स सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। किसने बताया था? उसने बता दिया कि ये फिक्स सर्कुलर मतलब ऐसे एक सर्कल बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। किसने बता दिया? रदरफोर्ड ने बताया, पास्टुलेट में आप लोग पढ़ चुके हैं, सही है। उसने बताया कि सर्कुलर है, बट वेव मैकेनिक्स ने बता दिया कि सर्कुलर मोशन शो नहीं करते, बल्कि एक क्लाउड बना लेते हैं। तो क्लाउड तो सर्कुलर के फॉर्म में नहीं होता ना, सर्कल मतलब ऐसे ये है, तो इसके इर्द गिर्द लकीर में से, तो ये सर्कुलर है। क्लाउड का क्या मतलब है कि इसके इर्द गिर्द, इसके हर साइड पे ये क्या है, फॉर्म क्लाउड है, क्या है, क्लाउड बना लेते। इस तरह एक सर्कल मैंने ड्रा कर दिया ना, और अगर फुटबॉल को मैं देखूंगा तो वो एक फेयर है, क्या है, बिल्कुल बंद है। तो अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्फेरिकल मोशन करते हैं, और वो क्या है, 3 डायमेंशनल है, जो कि बाद में है एक्सप्लेन मैं कर भी चुका हूं। और रदरफोर्ड बोहर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 डायमेंशनल या सर्कुलर मोशन शो करते हैं फिक्स ऑर्बिट में। ये फिक्स वाली बात भी याद रख ले, ये भी बाद में फिर ड्रॉबैक्स में आएंगे। इसके अलावा मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, रदरफोर्ड और नील बोहर का जो मॉडल है ये लिमिटेड है। लिमिटेशन, उसका एक लिमिटेशन ये भी है कि ये वैलिड है सिर्फ यूनी या मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी के लिए, मतलब जिन जिन स्पीशी में एक इलेक्ट्रॉन हो तो बोहर का मॉडल उसके लिए वैलिड है, उसके लिए एप्लीकेबल है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 से बढ़ जाए 2 3 4 5 तो फिर उसके लिए बोहर मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैलिड फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, तो एक तो ये, दूसरी बात ये कि किसके लिए वैलिड है। अगर आप लोग जाके बुक उठाएंगे तो आप लोग को एमसीक्यूज मिल भी जाएंगे, इवन इंट्रोड्यूस लेवल तक ये पूछ लेते हैं। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर इससे 1 इलेक्ट्रॉन में निकाल दो तो फिर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर +2 अगर मैं उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा
तो फिर ये उसके लिए भी वैलिड हो जाता है। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर 3 को मैं निकाल दूं तो बोहर का मॉडल उसके लिए एप्लीकेबल है। एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि किसके लिए एप्लीकेबल है, तो इन चारों के लिए एप्लीकेबल है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो फिर वैलिड, 4 निकाल दे सॉरी तो वैलिड हो जाता है। इसके अलावा अगर हीलियम आ जाए तो उसके लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे याद है कि मैंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो 1 बची है। लिथियम Li+1 में भी आप लोग कंफ्यूज करने के लिए Li+2 की बजाय Li+1 ले ले तो भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलिड नहीं हुआ। बेरिलियम उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। Be पे +2 चार्ज है, +1 है तो उसके लिए एप्लीकेबल, या कोई चार्ज नहीं तो उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। कार्बन, नाइट्रोजन जितने भी एलिमेंट्स है इसके लिए एप्लीकेबल फिर नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनेबल टू एक्सप्लेन कोई इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, उनको इसने एक्सप्लेन नहीं किया, ये आप लोग एक टॉपिक में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा तीसरा, जीमन इफेक्ट को बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया। आप लोग अगर पूरा नहीं याद कर सकते तो सिंपल लिख ले, बोहर मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट। आप लोग यहां तक याद रख ले तो भी काफी है, लेकिन कोई अगर मजीद जानना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइन कल के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जब हम लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। तो इस डिवीजन या इस डिस्पर्जन को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो लाइन है उसको स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी से लो में आना चाहते हैं, हाई एनर्जी से अगर लो में आना चाहते हैं तो ये एनर्जी इमिट करेंगे, स्पेक्ट्रल लाइन जो है प्रोड्यूस करेंगे। तो इन स्पेक्ट्रल लाइंस को हम अगर किस फील्ड में रख ले, कैन नॉट एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट, मतलब फाइन लाइन, वो जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसको अगर हम कौन से मैग्नेटिक फील्ड में रख ले तो वो मजीद लाइंस में डिवाइड हो जाते हैं। तो मजीद जो डिवीजन है उसको हम क्या कहते हैं, जीमन इफेक्ट कहते हैं। कब कहते हैं, अगर वो डिवीजन मैग्नेटिक फील्ड में हो जाए। अगर स्पेक्ट्रल लाइन को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख ले तो वो मजीद डिवाइड हो जाते हैं वो लाइंस, तो उस मजीद डिवीजन को हम जीमन इफेक्ट कहते हैं। अगर डिवीजन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो जाए तो जीमन इफेक्ट कहते हैं। इसी तरह स्टार्क इफेक्ट, तो वही बात, कैन नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट, मतलब द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स। ये जो एनर्जी लेवल है K11O-P या जो वो लेवल्स है इनटू कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एनर्जी लेवल्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख ले या जो स्पेक्ट्रल लाइन हो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख ले तो वो मजीद कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है। तो उस डिवीजन को अगेन मैं बता रहा हूं कि अगर डिवीजन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो जाए तो इसको हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। और अगर स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो मजीद डिवाइड हो जाए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो उसको हम क्या कहते हैं, जीमन इफेक्ट कहते हैं। मे बी ये अलग दोनों जो है शॉर्ट क्वेश्चन में ले ले कि व्हाट इज जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट, लेकिन नहीं आ सकता इफेक्ट में, आप लोग जो है सिंपल इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर इसके बाद वेव नेचर, रदरफोर्ड ने, नील बोहर ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन हैज पार्टिकल नेचर। उसने बता दिया पार्टिकल, इंसान या जितने भी ये पार्टिकल इन नेचर है, मतलब जिसका कोई फिक्स मास हो। पार्टिकल जो है एटम, मॉलिक्यूल और ये सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या है, पार्टिकल्स है। तो रदरफोर्ड ने नील बोहर ने बता दिया कि ये जो है पार्टिकल इन नेचर है, जबकि बाद में हीजनबर्ग ने बता दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं ये पार्टिकल की तरह ऐसे मोशन नहीं करते बल्कि ये वेव लाइक मोशन शो करते हैं। या ये कि उसने बता दिया कि ये सिर्फ पार्टिकल इन नेचर का है, कौन, इलेक्ट्रॉन, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल इन नेचर है। जबकि हीजनबर्ग ने बता दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल इन नेचर जो है ये दोनों नेचर शो करते हैं। नील बोहर ने क्या बताया था कि ये सिर्फ पार्टिकल नेचर शो करते हैं। नंबर अगला, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रदरफोर्ड नील बोहर ने बता दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 2 डायमेंशनल मोशन शो करते हैं। सर्कल में जो आप लोग मोशन करते हैं, सर्कल तो 2 डायमेंशन है, ये उसका एक्स एक्सिस है सर्कल, तो ये उसका आया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आया। रदरफोर्ड के मुताबिक, नील बोहर के मुताबिक कि ये जो मोशन है ये क्या है, ये सर्कुलर है, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन है। जबकि बाद में जब एक्सपेरिमेंट हो गए तो उन्होंने साबित कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कल में मोशन नहीं करते बल्कि वो एक स्फेरिकल, मतलब न्यूक्लियस के हर एक साइड पे भी, इस साइड पे भी, इस साइड, हर साइड पे वो मोशन करते हैं, स्फेयर की तरह जो है वो मोशन शो करते हैं। तो स्फेयर जो है वो 3 डायमेंशनल है, जिस तरह रूम है तो ये 3 डायमेंशनल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इसके साथ ये जी एक्सिस है। तो रूम जो है 3 डायमेंशनल है, जबकि अगर कोई एरिया हम किसी चीज का ले ले या सर्कल वो 2 डायमेंशनल होता है। तो मोशन अकॉर्डिंग टू बोहर ये 2 डायमेंशनल मोशन शो करते हैं। उसने बताया था कि सर्कुलर में रिवॉल्व करते हैं, जबकि बाद में ये साबित हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर मोशन शो नहीं करते बल्कि
वेव लाइक मोशन करते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है बुक में क्लियर कट एक्सप्लेनेशन उसका नहीं है, डिफरेंशिएट बिटवीन रदरफोर्ड एंड नील बोहर एटॉमिक मॉडल, इंशाल्लाह वो करेंगे, फिर मजीद मॉडल्स पढ़ेंगे।